हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार सेटअप है। हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है जो कि नियत है यानी कांस्टेंट है, और ये एक पाश की सतह से सीधे बाहर जा रहा है, एक लूप से बाहर की ओर जा रहा है। सतह के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है उसे हम बी कह रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पाश का जो ये दाहिना हिस्सा है ये गतिशील है, ये मूव कर रहा है। अब कल्पना कीजिए कि ये एक सिलेंडर है जो दाईं ओर लुढ़क रहा है, और इसका जो वेग है उसका परिमाण हम v मान लेते हैं, और ये जो सिलेंडर है इसकी जो लंबाई है उसे हम l मान लेते हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में हम पाएंगे कि यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा होगा। अब प्रश्न ये है कि इस सतह के माध्यम से ये जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम ये मान लेते हैं कि ये दाईं ओर आगे बढ़ रहा है और इसका जो वेग है वो है v। इसकी यूनिट यानी मात्रक कुछ भी हो सकता है, मीटर पर सेकेंड या कुछ और। अब भले ही जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है वो नियत है, लेकिन वास्तव में ये जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है वो बदल रहा है। कौन सा क्षेत्रफल? जो इस पाश द्वारा समाहित है। और इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो फ्लक्स है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और यदि आपके पास फ्लक्स में परिवर्तन है तो ये एक वैद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रेरित करेगा, या ये इस पाश में एक वोल्टता को प्रेरित करेगा जिससे एक धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो चलिए अब ये सोचते हैं कि ये जो वैद्युत वाहक बल है जो प्रेरित होने वाला है वो क्या होगा। तो हम यहाँ पर फैराडे के नियम का उपयोग करने वाले हैं। तो फैराडे का नियम क्या कहता है? ये बराबर होता है -n गुणा फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। अब ये जो n होता है ये पाशों की यानी ये लूप्स जो होंगे उनकी संख्या है, और वैसे हमारे मामले में ये n जो है ये 1 होगा। और हम ये ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो जब हम सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा का उपयोग नहीं करते तो ये ऋणात्मक चिन्ह हम उपयोग में लाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो हमें पता है कि जो EMF है वो इस पथ में एक धारा को प्रेरित करेगा, और वो धारा एक चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित करेगी। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होगा वो कुछ इस प्रकार से प्रेरित होगा कि वो फ्लक्स में जो बदलाव हो रहा है उसका विरोध करेगा। तो वो ये ऋणात्मक चिन्ह दर्शा रहा है। खैर, हमें अभी किस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है? समय के साथ फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम बस अभी यहाँ पर इसे लिख देते हैं डेल फाई बटे डेल टी। ठीक है। अब ये जो फाई है ये किसके बराबर होगा? b गुणा a के। तो डेल फाई की जगह हम लिख देंगे डेल b गुणा a बटे डेल टी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है कौन सा क्षेत्रफल है? ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र के जो लंबवत है वो क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो b है यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो तो नहीं बदल रहा है, तो हम उसे बाहर लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? b डेल a बटे डेल टी। अब चले यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है उसे यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में ये जो क्षेत्रफल है उसमें कितना परिवर्तन होगा उसे देखते हैं। तो एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब यहाँ पर देखिए कितनी दूरी तय कर रहा है, तो ये होगा वेग गुणा जो समय है। ठीक है, तो v गुणा डेल टी। तो यानी कि ये वाली जो भुजा है, ये जो साइड है, ये v डेल टी हो गई, और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो l है। तो जो हमारा क्षेत्रफल होगा उसमें जो भी बदलाव हो रहा है वो क्या हो जाएगा? v डेल टी गुणा l। और ध्यान दीजिए, छड़ एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रही है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो चलिए अब यहाँ पर डेल्टा ए जो है उसका जो मान है उसे प्रतिस्थापित करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? b गुणा l गुणा v डेल टी बटे डेल टी। तो डेल टी और डेल टी कट जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? l गुणा v गुणा b। तो जो फ्लक्स में परिवर्तन की हमारी औसत दर है वो किसके बराबर होगी? वो होगी छड़ की लंबाई गुणा जो वेग का परिमाण है वो गुणा हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है जो सतह के लंबवत है। तो ये हमें फ्लक्स में परिवर्तन की औसत दर दे देगा। और इसे हम अपनी भौतिकी कक्षा में कई बार देखेंगे। जब कोई छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में आगे बढ़ रही होती है तो समय के साथ फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो LV/B के बराबर होता है, और इसी को हम वैद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। तो जो वैद्युत वाहक बल है वो LV/B के बराबर होगा, और ये हमने फैराडे के नियम का उपयोग करके निकाला है। अब अगला प्रश्न ये है कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो देखिए, यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी प्रबलता तो नहीं बदल रही है, लेकिन ये जो क्षेत्रफल है इसका मान बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो इस दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है,
तो जो धारा प्रेरित होगी उसका जो मान है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो फ्लक्स है उसमें कितना बदलाव हो रहा है और यहाँ पर कितना प्रतिरोध है। और उसकी जो दिशा होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि ये जो धारा हो वो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करे जो इस फ्लक्स के बदलाव का विरोध करे। तो चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर धारा की दोनों दिशाओं को रख कर देखते हैं। तो पहले मामले में मान लेते हैं कि धारा जो है वो कुछ इस प्रकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो अब हम यहाँ पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो हम अपना जो ये दाहिने हाथ का अंगूठा होगा उससे जो धारा है उसकी दिशा में रख देते हैं और फिर हम अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे। तो जो हमारी उंगलियां मुड़ रही है वो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो रहा है उसकी दिशा को दर्शाएंगी। तो यदि आप इसे ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यदि धारा इस दिशा में तो जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा है वो ऊपर की ओर है। तो यदि धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही होगी तो इसमें तो जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फ्लक्स की परिवर्तन की दिशा में ही है। और हमें पता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करेगा, यानी जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो ये उसका उल्लंघन करेगा अगर ये ऐसा होता है तो चलिए अब हम जो दूसरी स्थिति है उसको देखते हैं कि मान लेते हैं धारा इस दिशा में है। तो वापस हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करते हैं। तो इस बार ये जो धारा है वो कुछ इस प्रकार से इस दिशा में है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नीचे की ओर प्रेरित हो रहा है और हमें यही चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फिर से दोहरा देते हैं। तो चूंकि ये जो क्षेत्रफल है इसका मान बढ़ रहा है और इस कारण से इसके आर पार जो चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है वो भी बढ़ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र जो था उसकी दिशा ऊपर की ओर थी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्लक्स भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम चाहते थे कि चुंबकीय क्षेत्र जो प्रेरित हो रहा है वो नीचे की ओर हो, क्योंकि वो जो फ्लक्स में बदलाव है उसका विरोध करता है। तो इस प्रकार से हमने जो धारा है उसकी दिशा को तय कर लिया। और ये जो वैद्युत वाहक बल है इसका जो परिमाण है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो फ्लक्स में बदलाव है वो कितना अधिक हो रहा है और यहाँ पर कितना प्रतिरोध है। तो इसका मतलब हुआ कि इस स्थिति में जो धारा की दिशा होगी वो दक्षिणावर्त होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।